नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। जब से अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, तब से देश और विदेश हर जगह गौतम अडानी के नाम की चर्चा हो रही है और इसकी एक वजह भी है। कल तक गौतम अडानी का नाम रसूखदारों की लिस्ट में शामिल था और आज देखते ही देखते वो देश विदेश की रसूखदारों की लिस्ट में 21वें पायदान पर आ चुके हैं। 8,000 करोड़ का नुकसान और हर जगह बस चर्चा गौतम अडानी की हो रही है। इसे लेकर कई सारे विश्लेषण हैं, कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिन पर आज चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय गौतम अडानी जिस तरीके से चर्चा का विषय बने हुए हैं, इसी को लेकर आज आईएएस गुरु ओजांग सर से आज हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न तथ्यों को लेकर किस तरीके से पहले जिन घोटालों की चर्चा हमेशा देश में होती रही है, पहले मेहुल चोकसी और कई सारे ऐसे घोटालेबाज जो देश में घोटाला करके विदेशों में भ्रमण करते थे, आज गौतम अडानी का नाम भी इसी लिस्ट में शुमार हो चुका है। सबसे पहले सर, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सर, जिस तरीके से मेहुल चोकसी थे, फिर विजय माल्या और अब गौतम अडानी, तो किस तरीके से इन जो घोटाले हो रहे हैं लगातार एक के बाद एक, इनका कहीं ना कहीं एक अंत होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हर कुछ दिनों में एक नया नाम आता है कि इन्होंने घोटाला कर दिया, बैंक फ्रॉड कर दिया, तो किस तरीके से इसको आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत जल्दबाजी होगी इसको घोटाले का नाम देना, क्योंकि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और इन विजय माल्या का नाम एक अलग रूप में, उन्होंने वो डिफ़ॉल्टर घोषित होने के बाद वो देश छोड़कर भागे हैं। अडानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये देश का एक सम्मानित व्यवसाय ग्रुप है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि खुद आरबीआई ने आज आगे बढ़कर ये बात कही है कि जो कोई बहुत बड़ा इसमें दिक्कत नहीं आई है, और कई लोगों ने, वित्त सचिव ने भी ये बात कही कि ये जो है चाय की प्याली में एक उठने वाले छोटे से तूफान की तरह, क्योंकि अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इसमें केवल जो दो सरकारी बैंक हैं, एलआईसी और जो हमारा एसबीआई है, केवल इसका नाम आने की वजह से ये जो है वो चीज़ें बन रही हैं। आपको एक चीज़ और भी समझना पड़ेगा कि जिस कंपनी ने आरोप लगाया है उस कंपनी का इतिहास भी हमें देखने की ज़रूरत है। ये हमेशा से रहा है कि पश्चिम जो है वो एशिया के लोगों को उभरते हुए देखना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम रहा है, और जैसा बार बार कहा जाता रहा है कि जो ये सदी है वो एशिया की सदी, और ऐसा नहीं कि पहली बार हमारे साथ हो रहा है। अगर आप हुआई के संस्थापक की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, तो उनको भी साजिशन इसमें फंसाया गया था। तो ये जो कंपनी है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो शॉर्ट सेलिंग करती है ये कंपनी, और जिस तरह से अडानी के शेयर जब गिरे इस रिपोर्ट आने के बाद और तेजी से उसकी शॉर्ट सेलिंग की गई, तो मामला ये हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय निवेशकों के पैसे की धोखाधड़ी करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की गई। दूसरा ये भी पक्ष हो रहा है कि जब कोविड टाइम में दुनिया भर की सारे ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो गए थे, दुनिया भर की इकोनॉमीज बर्बाद हो रही थी, भारत की ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त बनी रही, और भारत इसी के दम पे आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत दम्भ के साथ बात कर रहा है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की जो आर्थिक प्रगति है, जो हमारी गाथा है, उसको रोकने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश की गई है। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि बहुत जल्दी इसको घोटाले का नाम देना गलत होगा, जब तक कि इस पर जो है वो एसआईटीज बिठाकर या कुछ खास तरीके से इसकी जो जांच जब तक नहीं की जाएगी, तब तक ये बहुत मुश्किल होगा। देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि इसमें अभी बहुत जल्दबाजी होगी, कुछ भी कहना कि घोटाले का नाम देना बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, इस बात को मान भी लेते हैं, लेकिन ये राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो चाहे वो विपक्ष हो या विपक्ष के नेता हो, तमाम तरह के लोग जो है इसको जो है घोटाला साबित करने में भी लगे हैं, और मौजूदा जो सरकार है उस पर जो है हमलावर होते हुए निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में तो ये कॉमन है कि विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है, और वर्तमान सरकार के ऊपर आरोप लगाने भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा उनके पास रहा नहीं है। अगर हम विपक्ष की बात करें, और खास तौर पे जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, अगर उसकी हम बात करें, तो लगातार वो अंबानी अडानी को लेकर शुरू से ही हमलावर रहे हैं। अब ऐसी अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो इस मुद्दे पर वो बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो पूरा फाइनेंशियल मार्केट है, ये बेसिकली हमारी आम जनता के निवेशकों का है। अगर भारत के खिलाफ ही भारत के लोग अगर माहौल बनाएंगे, तो जो विश्व में जो पश्चिमी ताकतें हैं, हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। वो ये चाहते हैं हर हालत में हमारी आर्थिक प्रगति रुके, और हमने चीन के केस में भी देखा, अमेरिका पूरी तरह से हमलावर हो गया, ट्रेड वॉर छिड़ गया। तो ऐसा हमें समझना होगा मिलजुल कर कि हम इससे बच नहीं सकते। और अगर आज
एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमियों में अगर मुकेश अंबानी का नाम आ रहा है टॉप 3 में आया, या अडानी का नाम अगर आ रहा है टॉप 3 में, तो ये पश्चिम में बैठे हुए लोगों से बर्दाश्त नहीं हो सकता कि फंड जो है, निवेशकों का फंड उधर की तरफ जाए। तो डिस्टर्ब करने के लिए वो कोशिश करेंगे। अब जैसे देखिए कि डाउ जोन्स ने सबसे पहले अडानी ग्रुप को जो है वो डीलिस्ट करने का काम किया। मतलब ऐसा लग रहा था कि सभी लोग बहुत जल्दबाजी में, सभी लोग, और हमारे यहाँ मीडिया भी बहुत जल्दी ट्रायल करने लगता है, बहुत जल्दी चीज़ें होने लगती हैं। तो हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से भारत की जो निवेशक बाजार है उस पर कोई निगेटिव असर जाए। ये हमें बहुत ध्यान से यहाँ पर आपने आम निवेशकों की बात का जिक्र किया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं, जो हायर क्लास फैमिली से भी, उन्होंने भी जो है शेयर्स में इंटरेस्ट रखते, तो उन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदे होंगे। ऐसे में इस समय जो अडानी सेल्फ में जो इतना ज्यादा उनका लॉस हो रहा है, 8,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया इन शेयर्स में, उनके लिए क्या कुछ इस दर्द से उभर पाना, या आने वाले टाइम में इससे कैसे जो है राहत मिलने वाली खबर सामने आ सकती है? नो डाउट शेयर मार्केट एक बहुत रिस्की बाजार है, इसीलिए सेबी को भी बहुत ध्यान से इसमें बिना पक्षपात के इसमें जांच करनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बात करनी चाहिए। लेकिन जो सवाल है, यही तो सबसे बड़ा डाउट है कि हमारे आम निवेशकों का पैसा डूबा है, और अडानी के साथ उनका एक बहुत ज़बरदस्त जुड़ाव रहा है, अंबानी के साथ जुड़ाव रहा है, हम रिलायंस ग्रुप के साथ भी देखते हैं। बट जिस तरह से शॉर्ट सेलिंग की गई हिंडनबर्ग के द्वारा, ये बहुत सोचने वाली बात है कि इसका मतलब है कि ये सब कुछ पहले से प्रिपेयर था, और सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका इसमें गई, पीआईएल गई है। तो मुझे लगता है कि भारत को अब मौका है कि सिर्फ पश्चिम ने कुछ आरोप लगा दिया, उसकी एजेंसी ने कोई आरोप लगा दिया, तो हमें खुद को डाउट की नज़र से नहीं देखना। ये गुलामी की मानसिकता से हमें निकलने की ज़रूरत है। अभी आपने देखा कुछ समय पहले भारत की भुखमरी के बारे में रिपोर्ट आई, और उसमें पाकिस्तान और श्रीलंका से नीचे हमें दिखाया गया, और आज आप देखिए कि भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन योजना चल रही है, और वहीं श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों दिवालिया होने करीब पहुंच गए। तो पश्चिम की ये जो रिपोर्ट है, अब ये ऑथेंटिक नहीं रह गई हैं, और इनके पीछे अब ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रोपागेंडा जो है चल रहा है। और हमें निश्चित रूप से, आपको चाहे ये बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन अब 2023 में भारत को अपने एंगल से ना सिर्फ चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, उस पर हमें लड़ने की भी ज़रूरत है। तो ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। लेकिन एक आखिरी सवाल ये भी यहाँ पे उठता है कि जिस तरीके से बैंकों से लोन लिया है गौतम अडानी ने, तो उन लोन को कैसे चुकता कर पाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं आई हैं कि जो है विजय माल्या वो बैंकरप्ट हो गए थे, उसके बाद वो विदेश चले गए, और भी तमाम तरीके की ऐसी सुर्खियां जो है अखबारों में, प्रिंट मीडिया या मल्टीमीडिया या फिर टेलीविजन के माध्यम से हम सुनते और देखते आए। तो ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि बैंकों से जो उन्होंने लोन लिया है वो कैसे अब उसको चुकता कर पाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा चर्चा हो रही है, सिर्फ 2 बैंकों की बात हो रही है, और ये 12,000 करोड़ रुपए हैं। अगर देखा जाए तो जो वॉल्यूम है अडानी ग्रुप का, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे खबरों से दूर, तो ये उसके मुकाबले इतना बड़ा नहीं है रकम कि उसके लिए कोई फर्म दिवालिया हो जाए। नीरव मोदी केवल हीरा व्यापारी के रूप में काम करते थे, मेहुल चौकसी काम करते थे, और जो माल्या थे वो अपनी एयरलाइंस के लिए काम करते थे। लेकिन जहां तक अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें, तो इनके पास बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, चाहे वो पोर्ट हो, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है आपको लॉन्ग टर्म पैसा देते हैं। भारत का व्यापार कम होने वाला नहीं है, पोर्ट में आने वाले जो जहाज हैं वो कम होने वाले नहीं है, वो बढ़ेंगे। जैसे जैसे हमारे अन्य देशों के साथ संबंध अच्छे होंगे, हम एशिया प्रशांत क्षेत्र में ताकतवर होते जाएंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इन चीज़ों को ऑपरेट करने वाला दिवालिया नहीं हो सकता। और आप देखिए, इसीलिए चाहे सरकार भी हो, चाहे बैंक भी हो, कोई बड़ा हड़कंप नहीं मचा है। हड़कंप अगर कहीं है तो विपक्ष के खेमे में है कि वो उनको शायद इस पर मुद्दा मिल जाए कि शायद वो मोदी की ईमानदारी पे कुछ टारगेट कर ले और बात को वहां घुमा के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या मार्केट शेयर की जो हमारे निवेशक हैं उनके बारे में बात हो रही कि उनके हितों की रक्षा कैसे की जा सकती है। लेकिन इतनी बड़ी बात कह देना कि इससे बैंक बर्बाद हो जाएंगे, खासतौर पे LIC और हमारा जो SBI बैंक है, ये बहुत पावरफुल बैंक है, और भारत को अब 1960-65 के चश्मे से देखना बंद कर देना होगा कि वो दौर था कि भाई भारतीय बैंकों के पास पैसे नहीं है, नेता पैसे लेके चले जा रहे हैं। आज SBI, हम सिर्फ यहाँ नहीं, ओवरसीज भी हम जो है वो अपनी लैंडिंग करते हैं। LIC बहुत पावरफुल है, और हमें भारत की इस विश्वास, जो हमारी शाख है, उसमें विश्वास करना होगा। और हम इतना बढ़ा चढ़ा करेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ अगर आज हम अपनी चीज़ों को डाउट से देखेंगे, नो डाउट इस पर जांच होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि यह भारत का वक्त है, और भारत को इतिहास गवाह है कि उभरने के लिए विदेशी ताकतों ने कभी मौका नहीं दिया, लेकिन इस बार हमें वो मौका निकालना होगा किसी भी हालत में।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि तमाम तथ्यों पर जिस तरीके से आपने विश्लेषण किया। तो अगर देखा जाए तो आईएएस गुरु के हिसाब से अगर हम इस एंगल को देखें तो उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से विदेशी ताकतों ने भारत को कभी कुछ भी नहीं समझा और जिस तरीके से भारत ने हमेशा सफर किया है आजादी के दौर के पहले से और आजादी के दौर के बाद में भी ये चीजें तमाम तरीके से सामने आई है, ऐसे में एसआईटी की जब तक जांच नहीं हो जाती, पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, तब तक कुछ भी कहना महज एक जल्दबाजी होगा। उम्मीद करती हूं आपको ये जो विश्लेषण है हमारा खबरों का विश्लेषण समझ में आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई सुझाव हो इंडी टाइम्स के लिए तो वो जरूर हमारे साथ शेयर करें। इसी के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा आप सबसे विदा लेती हूं। अपना रखें ख्याल, मुझे दे इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।